एवरीवन, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है पानी की कहानी। इसके राइटर हैं रामचंद्र जी तिवारी और इस पाठ में हम पानी से रिलेटेड हैं वो कुछ बातें देखेंगे, समझेंगे। जिस प्रकार से धरती पर पानी कैसे आया और भी कुछ ऐसी इस पाठ से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम इस कहानी में देखेंगे, पढ़ेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले गाइस में कुछ जो बातें हैं वो आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इस पाठ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो काल्पनिक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साइंस से रिलेटेड भी हैं। अब हम पाठ का है वो अध्ययन करते हैं, पानी की कहानी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है। सरक कर यानी फिसल कर हथेली पर आ गई है। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। यानी मुझे जब मुझे तारों की सी जो झनकार सुनाई दी तो मैंने सोचा कि कोई इसे बजा रहा है, लेकिन जब मैंने चारों तरफ इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। तो मुझे अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से ही आ रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि जो बूंद है उसके दो कण हो गए हैं, यानी वो दो भागों में डिवाइड हो गई है और वे दोनों हिल हिल कर ये स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। यानी जिस तरह से वो बोल रहे हैं इस प्रकार से दोनों हिल हिल कर क्या कर रहे हैं, स्वर है वो उत्पन्न कर रहे हैं। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। यानी लेखक कह रहे हैं कि मुझे उसी सुरीली आवाज़ में, बहुत ही मीठी आवाज़ में मुझे सुना कि सुनो सुनो। तो मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। यानी लेखक कह रहा है कि जब दो बार ये आवाज़ आई कि सुनो सुनो तो मुझसे रहा नहीं गया और मेरे मुख से है वो निकल गया कि कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। यानी ओस की बूंद ने कहा कि मैं ओस हूँ। तो लेखक ने कहा कि जानता हूँ। मैंने कहा लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। यानी ओस की बूंद कह रही है कि लोग हैं वो मुझे पानी भी कहते हैं और जल भी कहते हैं, यानी दोनों नामों से पुकारते हैं। मालूम है मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। यानी जो ओस की बूंद है वो अपने आप को बेर के पेड़ से आई हुई बता रही है कि मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। यानी जब मुझे विश्वास नहीं हुआ कि बूंद है वो बेर के पेड़ से आई है तो उसे मेरे अविश्वास से दुख हुआ हो, इस प्रकार से वह फिर हिली। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि अचानक पकड़ी गई। कैसे, मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो न, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। यानी जो पेड़ आप देख रहे हो, जो बड़ा सा पेड़ है वो यहीं यानी ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, ये पृथ्वी के अंदर भी इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें, जड़ों के रोए हैं, वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। यानी जो पेड़ की जो जड़ें हैं उसमें जो छोटे छोटे जो रोए हैं, वे रोए हैं वो बहुत ही निर्दयी होते हैं। मुझे जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। यानी बूंद कह रही हैं कि जो बड़ा पेड़ है उसकी जड़ें हैं, उसमें जो छोटे छोटे जो रोए हैं वो बहुत ही निर्दयी होते हैं, क्योंकि वो हैं जो बलपूर्वक पृथ्वी से हमें जो जल का जो कण है उसे पृथ्वी से खींच लेते हैं, इसलिए वो बहुत ही निर्दयी हैं और अधिकांश का तो सब कुछ छीनकर उसे बाहर निकाल देते हैं। तो उसका क्रोध और घृणा से उसका शरीर है बूंद का वो कांपने लग जाता है, यानी कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा
बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने मेरे प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। यानी लेखक कह रहा है कि मैं बड़े ही ध्यान से उस बूंद की, जो पानी की बूंद है उसकी कहानी है, वो मैं सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर है वो छू गया। मैं काफ़ी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता है वो बढ़ चली। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे से खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। यानी उसको भी जहाँ मेरे को रखा गया वहीं रखा जा रहा था, तो उसके लिए भी वहाँ स्थान बनाया गया और इसके लिए मुझे दबाया गया। मैं उन दोनों के बीच पीस चली। यानी मैं उन दोनों के बीच है वो पीस चली थी। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। यानी ये कठिनाई है वो मैं भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान ही नहीं है। यानी पानी की बूंद कह रही है कि वायुमंडल में है वो इतने जलकण हैं वो उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान ही नहीं है। तो मैंने अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यानी लेखक कह रही हैं कि जो पानी की बूंद है उस द्वारा जो कहानी सुनाई गई उसका लेखक पर भावपूर्ण कहानी का है वो बहुत ही प्रभाव पड़ा। यानी लेखक ने कहा कि जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। यानी लेखक कह रहे हैं कि जब तक तुम मेरे पास हो कोई भी पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। तो यहाँ जो पानी की बूंद है वो लेखक को धन्यवाद दे रही है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। यानी पानी की बूंद है वो कह रही है कि जब तक सूर्य नहीं निकले तब तक ही मैं आपसे रक्षा चाहती हूँ, तब तक आप मेरी रक्षा कर दीजिए। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी जो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। कि मैं तुम्हें, जो मेरा जीवन है वो विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है और मैं उसकी कहानी है वो तुम्हें सुनाऊंगी जिससे आपका हाथ है वो तनिक भी नहीं दुखेगा। अच्छा सुनाओ। तो लेखक कह रहे हैं कि अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ओसजन यानी ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? तो लेखक ने पूछा कि ठहरो कि क्या तुम्हारे पुरखे हैं वो अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? हैं, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, मेरे पुरखे बड़ी प्रशंसा से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो त्यों पास आता जाता था उसका यानी जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। यानी जो पिंड है वो बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। उसका आकार है वो बहुत सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा।
वैसा न हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों से टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। ये प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? तो लेखक ने कहा अगर ऐसा है, परंतु तुम उन लपटों से पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है अरबों वर्ष पहले में हाइड्रोजन और ओक्सीजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया है। यानी मेरा शरीर है वो पहले भाप के रूप में था, लेकिन अब अत्यंत ही छोटा हो गया है। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया है। यानी पहले से है वो 17वां भाग है वो रह गया है। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े हैं। कि जब मैंने चारों ओर देखा तो मेरे जो असंख्य अनेक जो साथी हैं वो बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उछलने कूदने के लिए कमर कैसे तैयार बैठे रहते थे। कमर कसे हैं वो तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाखों वर्षों तक, कई लाख। हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा है वो बढ़ती ही चली गई। यानी लेखक कह रहे हैं कि मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप यानी बातें करते हुए ये जान अपने को धन्य माना, यानी अपने आप को धन्य मान रहे हैं। और ओस की बूंद के प्रति उनकी जो श्रद्धा है वो और भी बढ़ गई और बढ़ती ही चली जा रही है। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों, यानी फिसल रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। यानी हमें इस बात का पता चला कि हमारे भार से यानी हमारे वजन से ही और हमारे नीचे वाले जो भाई हैं वो दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर है वो ठोसपन को छोड़ चुका है और उसके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं। मैं कई माह समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और उसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। यानी मैं कई मास यानी महीना समुद्र में इधर उधर घूमती रही और फिर एक दिन है वो गर्म धारा से मेरी भेंट हो गई और उससे भेंट होने के बाद में जो गर्म धारा है के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी को सोखना है वो प्रारंभ कर दिया और उसके फलस्वरूप में भी पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है और मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों
का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में ही दूसरे ही जीवों की है। यानी मैं पहले ऐसा सोचती थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि समुद्र में चहल पहल है वो वास्तव में ही दूसरे जीवों की है, हमारे बंधुओं का राज्य है वो नहीं है। और इसमें निरा नमक भरा है, यानी इसमें केवल नमक है वो भरा हुआ है। पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, यानी रास आया, यानी अच्छा नहीं लगा, जी मचलने लगा। पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। यानी जब मैं पानी के अंदर गई, समुद्र के अंदर, तो मैंने अनेक प्रकार के विचित्र जीव हैं वो देखे। तो उसमें है वो रेंगने वाला जो घेंगा है वो, और जालीदार मछलियाँ, और मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ हैं वो देखी। एक मछली ऐसी थी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। यानी उन जीवों में से एक मछली है वो ऐसी थी जो मानव से भी कई गुना, मनुष्य से भी कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को पकड़ या जकड़ लेती थी। और मैं गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी। मैं चौंक पड़ी। अब समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ भी भीतर तक पहुंच पाता था, और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र हैं वो दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत ही सुंदर मछली थी और इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो हमें मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर इतनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ उसके पास आ जाती थी और वह सब भूखी होती थी, जो पेट भर उसका भोजन करती थी। विचित्र है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हुए हैं और वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं और निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। यानी जब मैं समुद्र की गहराई तह में पहुंची तो मैंने देखा कि वहाँ जंगल हैं, छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले बहुतायत पेड़ उगे हुए हैं और वहाँ पहाड़ियाँ हैं और गाठियाँ भी हैं। तो जो पहाड़ियाँ हैं उनकी गुफाओं में अनेक प्रकार के जीव हैं वो रहते हैं, जो बहुत ही अंधे और महा आलसी हैं। ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि ये असंभव है, कि अब मैं ऊपर नहीं जा सकती, ये असंभव है, संभव नहीं है। मेरे ऊपर पानी की 3-4 मील मोटी एक तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। ये मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं कि ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। और समुद्र का जल है वो नीचे दसता गया, यानी खिसकता ही गया। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। यानी हम सब ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। कुछ की संपत्ति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। यानी हम में कुछ हैं वो युवा थे, तो वे एक स्वर में बोले कि हम खोज करेंगे। यानी जो युवा थे उन्होंने कहा कि हम खोज करेंगे और पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा हुआ है। यानी युवा हैं वो जानना चाहते हैं कि पृथ्वी में क्या छुपा हुआ है, ये वो खोज करेंगे पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे, वहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग इतनी
हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इसे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ही ऊंचा था, यानी हाई था। यह हमारे लिए असह्य था, यानी असहनीय था। हमारे अगवा कांपे और देखते देखते उसका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था, यानी हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए थे पृथ्वी के कि पृथ्वी का जो गर्भ है वो रह रह कर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, यानी एक जोर से आवाज़ हुई। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े और पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं, लपटें निकल रही हैं। ये दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। हाँ, तुम लोग इसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचते तो हमें एक और भाप का बड़ा दल है वो मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती और कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। वह आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों से मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। यानी बहुत से भाप के जो जल कण हैं उनसे मिलने के कारण हमारा जो भार है वो बढ़ गया और हम नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े, यानी गिर पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मेली कचेली हो एक और को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भुला नहीं सकता। यानी दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने से हमें जो आनंद आया वह हम भुला नहीं सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गए, यानी पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं, यानी ये जो तुम रेत देख रहे हो वो हम ही इन पत्थरों को चबा चबा कर बनाते हैं। जिस प्रकार हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार है वो सहन नहीं कर सकती है। यानी जब हम आनंदित होते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु है वो भी हमारा प्रहार है वो सहन नहीं कर सकती है। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। यानी यहाँ पानी की बूंद है वो कह रही है कि मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि को देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी सी धारा में है वो आकर मिल गई। और सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे, यानी सरिता के वे दिवस यानी दिन बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को आगे बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया, यानी मैंने जानबूझकर है वो अपना जो दुर्भाग्य है उसको न्योता दिया। जो ही उसके पास पहुंची अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच चली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी, यानी मैं हर समय है वो उस नल से बाहर निकलने की चेष्टा में प्रयास में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था, यानी जो मेरा भाग्य है वो मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकली और भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची तो जो ओस की बूंद है यानी जल, उसने अपनी कहानी है वो लेखक को इस प्रकार से सुनाई कि वो किस तरह से बेर के पेड़ पर पहुंची थी। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे।
बस मैंने कहा हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे गठी और आँखों से ओझल हो गई। यानी जैसे ही सूर्य निकला वह धीरे धीरे मतलब गठती गई और लेखक की आँखों से ओझल हो गई। तो गाइज हमने इस पाठ का अच्छे से अध्ययन किया है, बहुत ही अच्छा पाठ है। और इस पाठ में लेखक ने है वो जो बहुत सारी बातें हैं, जो पानी की कहानी है इसमें बहुत सारी बातें काल्पनिक भी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी हमारे सामने आई हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।